Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को जो आपको डायरेक्टली हेल्प करें एग्जाम में. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे आज लास्ट में. कुछ छोटी मोटी टिप्स हो सकती हैं आप लोग के लिए, क्योंकि ये ऐसा टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले. टाइप्स अलग अलग होंगे क्वेश्चंस के, और एक जो थॉट प्रोसेस हमें बनाना है, थोड़ा स्मार्टनेस के साथ हम क्वेश्चंस को डील कर सकें. पिछला जो पैटर्न रहा है कुछ सालों का एनवीएस का, उसको ध्यान में रखेंगे. बाकी एनवीएस के लिए टारगेटेड हैं. इसके अलावा किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि टॉपिक्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं बहुत सारे. स्टार्ट करते हैं. और बिल्कुल आप सभी का वेलकम है. गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद. हाँ बिल्कुल, आज तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी ना. मैं आज सेशन लेने वाली थी, बट आप लोग ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है. उस पर मैं कुछ कमेंट्स भी देखे, और कई लोगों ने ये भी कहा था कि चाहे रिकॉर्डेड कर दीजिए बट सेशन ले लीजिए. तो ये तो कर ही लेते हैं आज. आप लोग से एनर्जी वैसे भी आई जाती है. तो स्टार्ट करते हैं. हाँ, और इंग्लिश का भी एक सेशन रखेंगे. भले ही जो एक शिफ्ट है उनका निकल जाएगा, बट एक इंग्लिश का मैराथन सेशन कल रखेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 है. कल पार्ट 1 हमने इसका किया था, आज पार्ट 2 करेंगे. और इसके अलावा कुछ 22 वीडियोस एनवीएस के टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए प्लेलिस्ट में एडेड हैं. अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं. ठीक है, स्टार्ट करेंगे. कुछ टॉपिक्स को भी समझेंगे जिनको आप एंड मूवमेंट पर रिवाइज करके जाएं. और ऐसी मेरी उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को करके, इन टॉपिक्स को समझ के, सिर्फ ये 2 वीडियो देख के भी कल और आज वाला आप बेहतर स्कोर कर पाएं आउट ऑफ 20. चलिए, बिल्कुल समय ना व्यर्थ करते हुए बहुत आज थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मेक्स डिस्टेंस एजुकेशन डायनामिक एंड एक्साइटिंग. मतलब इनमें से कौन सा एक फीचर है, कौन सा एक सुविधा है या एक कैरेक्टरिस्टिक है जो डिस्टेंस एजुकेशन को, जो दूरस्थ शिक्षा को डायनेमिक मतलब परिवर्तनशील और एक्साइटिंग बनाता है, मतलब ज्यादा मीनिंगफुल बनाएगा डिस्टेंस एजुकेशन को, जो एक तरह से आप जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है. एजुकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन चैनल्स, कॉन्टैक्ट क्लासेस या फिर एजुकेशन रिसोर्सेज. एक बार आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. वॉल्यूम कम है. अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी कम होगी आज, मुझे लग रहा है. थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं. हाँ, होपफुली अभी बेहतर होगी. गोपाल सर को पता नहीं, कुछ शायद प्रॉब्लम थी. अब जब भी होगी नेक्स्ट सेशन तो मैं बता दूंगी. बफरिंग. हाँ, तो बहुत सारे लोग बी भी आंसर कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ए आंसर कर रहे हैं. देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन, या ये बार बार बफरिंग होगी. अगर ठीक से चल रहा है तो बताओ. बफरिंग का सामना मुझे भी करना पड़ रहा है. ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है. देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन हो या एजुकेशन में जब हम टेक्नोलॉजी डाल देते हैं ना, तो वो अपने आप में इंटरेस्टिंग, डायनामिक और बेहतर बन जाता है. बेहतर कॉम्प्रिहेंशन होगा बच्चों का, लंबी समय तक समझ रहेगी. और क्योंकि सामने जो कम्युनिकेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है क्या, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फिर आप जो ये इक्विपमेंट्स हैं, जितना भी आप देख रहे हैं इस टाइम पर अपने फोन में, और ये सारा जो चल रहा है साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये सब एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का ही यूज है. तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक अपने आप में सब्जेक्ट होता है. बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में या टीचिंग ट्रेनिंग में आपने अपने बीएड, डीएलएड वगैरह में पढ़ा होगा, अगर आपने रिसेंटली किया है तो ईटी जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग बनाता है, डायनेमिक बनाता है. भाई ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाएंगे तभी सीखेंगे. आज आप भारत के किसी भी कोने में सीख पा रहे हैं. किसकी वजह से? एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से. हम लोग जुड़े हुए हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से. इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, डायनेमिक, और क्या है, एक तो एक्साइटिंग बनाएगा, लर्निंग को मजा आएगा आपको. ठीक है, तो ये एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, दैट इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक, अभी चीजें क्लियर होंगी. एजुकेशन ठीक है. यहां से आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा, टॉपिक समझिएगा, और ये मत सोचिएगा कि आप किसी एक टॉपिक से बंध जाएं या फिर किसी एक थियरी से बंध जाएं. दिमाग को खुला रख के और एकदम बिल्कुल बहते हुए आंसर्स करने हैं. ये मैंने जो पूरा एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है एनवीएस का, उसके आधार पर मैं आपको कह रही हूँ. ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर. बहुत लेंथी क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 43 है, आर्ट इन एजुकेशन एनकरेजेस द फॉलोइंग. भाई शिक्षा में कला निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करती है?
प्लेवे मेथड यानी खेल विधि को, सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास को, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग यानी एक बॉक्स से निकल करके डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसको हम कहते हैं अपसारी सोच, कॉस्मेटिक एडिशन, या क्या यहां पर बताएं एक बार। बिल्कुल आंसर करें फटाफट से। कुछ 20 क्वेश्चंस होंगे सिर्फ, लेकिन काम के होंगे, एक एक क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा। आंसर कीजिए 43 का। 43 है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मतलब ठीक, इसको आप सारी सोच कह सकते हैं, क्रिएटिविटी से जोड़ सकते हैं। भाई ऑप्शन चेंज कर सकता है, मीनिंग चेंज नहीं होगा। क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता से जोड़ सकते हैं, है ना। क्रिएटिविटी की या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात कौन करते हैं? एलेक्स एफ ऑसबर्न करते हैं अपनी बुक में, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब दिशाओं में सोचना, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, क्योंकि आप मल्टीपल सॉल्यूशंस सोचते हैं, एक दिशा में नहीं सोचे, लीनियर नहीं है आपकी सोच, अलग अलग सॉल्यूशंस की तरफ भागता है इंसान, तब वो क्रिएटिव बनता है, कुछ नया निकाल करके लाता है। तो जो आर्ट है हमारे एजुकेशन में वो इस चीज को प्रमोट करती है कि हम दिशाओं में सोच पाएं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाएं, कुछ क्यूरियोसिटी को डेवलप करके उसको इंप्लीमेंट कर पाएं। ठीक, तो सिंपल बात, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्रिएटिविटी से भी जुड़ा हुआ, डाइवर्जेंट थिंकिंग से भी जुड़ा हुआ, है ना। तो ओपन एंडेड जो क्वेश्चनिंग है उससे भी जुड़ा हुआ। तो इन सब शब्दों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज एनवायरमेंट्स डू एजुकेटर्स यूज इन अ हाई क्वालिटी क्लासरूम। भाई शोध के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले कक्षा कक्ष में शिक्षक किस तरह के भाषा वातावरण का उपयोग करते हैं। अगर आप कह रहे हैं ना हाई क्वालिटी लैंग्वेज क्लासरूम, तो किस तरह का होगा वो। फर्स्ट ऑप्शन है अ वैरायटी ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चंस एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होंगी। वहां पर एनालिटिकल क्वेश्चंस और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मैथ साइंस में हम ज्यादा यूज करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ लैंग्वेज क्लासरूम, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मतलब अमूर्त शब्द और जटिल सेंटेंसेस की वैरायटी होगी वहां पर। इसमें कहां बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थोड़े ना पैदा होगा, इससे तो आप सिर्फ जटिलता बढ़ा रहे हैं। अ वैरायटी ऑफ पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स, बहुत सारे पिक्चर और ग्राफिक्स होंगे, तो जरूरी नहीं है बच्चे छोटे ही हों और छोटों के बारे में ही बात हो रही हो। नेक्स्ट है अ वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल वर्क, जहां बच्चा ज्यादा एक्टिव हो और उसका नुकसान ना हो, उसे कोई हानि ना पहुंच रही हो। वो आंसर आपको वैसे भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। बाकी तुक्के वहां नहीं लगाने, जब तक आप दिमाग लगा सकते हैं तब तक तुक्के मत लगाइए। आंसर कीजिए एक बार। कई लोग बी दे रहे हैं और कई लोग सी दे रहे हैं, इसमें यानी कि कंफ्यूजन है कई लोगों को। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रैक्टिकल वर्क और बफरिंग ने खा लिया आज तो, बफरिंग का क्यों इशू आ रहा है। हाँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रैक्टिकल वर्क और एक्सपेरिमेंट्स में आप इन्वॉल्व करेंगे। वो जो रियलिया के थ्रू हम समझाने की बात करते हैं ना लैंग्वेज को, अगर आप बात कर रहे हैं कि रिसर्च के अनुसार जो एनवायरमेंट है, जो बेहतर हाई क्वालिटी क्लासरूम एनवायरमेंट है, अगर हम बात करें लैंग्वेज में, तो प्रैक्टिकल वर्क और एक्सपेरिमेंट से जोड़ेंगे आप। भाषा में भाषा की प्रयोगशालाएं होती हैं, अगर आप जानते हैं तो लैंग्वेज लेबोरेटरीज होती हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन यानी कि अ वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल वर्क, सिंपल आंसर होगा डी। ग्राफिक्स, छोटे बच्चों को तो आप कह सकते हैं ग्राफिक्स और चार्ट वगैरह का यूज करना बेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नहीं कहा गया, रिसर्च को ध्यान में रख के हाई क्वालिटी एजुकेशन या लैंग्वेज क्लासरूम की बात की गई है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। बिल्कुल। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स तो मतलब बच्चों को अमूर्त से तो हम वैसे नहीं जोड़ते, सबसे पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। भाषा में कौन से एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स डाल देंगे आप, है ना। तो ये थोड़ा सा बेहतर नहीं है, बी तो वैसे ही हट जाता है। ए वाला आपका साइंस से ज्यादा बेहतर होता, और सी को हमने इसलिए हटाया क्योंकि बात रिसर्च की हो रही है। क्वेश्चन नंबर 45 पर बढ़ जाएंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द बिहेवियर डिस्प्लेड बाय अ चाइल्ड फेसिंग सेक्सुअल अब्यूज। देखिए ध्यान में रखिएगा, जेंडर से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन, एनसीएफ या लर्निंग से, प्याजे से, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, ब्लूम से, इनसे एक आध क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और एक एक भी मिल गया तो देख लीजिए आप 15-20 में से 10 नंबर तो इस साइड ही निकल जा रहे हैं आपके, ठीक है। और थोड़े से कुछ प्रैक्टिकल आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द बिहेवियर डिस्प्लेड। भाई बच्चा जो है, और स्पेशली आप टीजीटी पीजीटी के लिए जा रहे हैं, पीआरटी का लेवल नहीं है, तो आपको जेंडर, सेक्सुअल या सेक्स एजुकेशन वगैरह इनके बारे में थोड़ा सा सेंसिटिव होना है। इनमें से कौन सा एक यौन शोषण का सामना कर रहे बच्चे का सिम्टम है जिसको आप पहचान पाए। ईटिंग डिसऑर्डर, खाने संबंधी विकार, एक्सेसिव स्लीप, बहुत ज्यादा सोएगा,
फाइट विद फ्रेंड्स, बच्चों के साथ लड़ना, या फिर बॉडी स्वेलिंग? आंसर कीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का डी होगा। देखिए सी भी हो सकता था, ऐसे बच्चे में जो सेक्सुअली अब्यूज्ड बच्चा है, हो सकता है अग्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें आ जाएं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट देखें, जो विजिबल चीज है, या बिल्कुल हम सबसे पहले मान ही लेंगे, या एकदम से जो बेहतर ऑप्शन होगा, अगर मैं ये कहूँ ऑप्शंस के विषय में, तो 4 में से एक ही चुनना है, हम 2 तो चुन नहीं सकते। तो इसलिए फाइट्स विद फ्रेंड्स को तो एक नॉर्मल जनरल बच्चा भी कर सकता है, इसलिए डी ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कोई प्रॉब्लम है बच्चे के साथ। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड रूप में नहीं पूछा है हमसे, लेकिन जितना क्वेश्चन में कहा है उसके हिसाब से हम यही इंटरप्रेट कर सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, द प्रोसेसिंग ऑफ कॉग्निशन इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोर्ड नॉलेज ब्रॉट थ्रू सेंसेस इज कॉल्ड। अच्छा क्वेश्चन है। इंद्रियों के माध्यम से लाए गए संचित ज्ञान से प्रभावित अनुभूति की प्रक्रिया को कहा जाता है लेटरल प्रोसेसिंग। लेटरल प्रोसेसिंग मतलब अभी आपके सामने कुछ प्रॉब्लम है, बैक ऑफ द माइंड आपके चलती रहेंगी चीजें, बाद में एकदम से सॉल्यूशन आएगा। साइडवेज प्रोसेसिंग मतलब पैरेलली चल रही है। टॉप डाउन प्रोसेसिंग या बॉटम डाउन प्रोसेसिंग? आंसर कीजिए एक बार, फिर आगे बात करेंगे। आदेश चौधरी, बिल्कुल बात बिहेवियर की हो या यहाँ पे जो आंसर है ना, ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की, और ये आया हुआ क्वेश्चन है एनवीएस में। बॉडी स्वेलिंग को उन्होंने सही माना है, और इसलिए हम इसी की तरफ जाएंगे, और जो एकदम से विजिबल होगा उसकी तरफ भी जाएंगे। ठीक है, बात गलत नहीं है। सी ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बताया हो सकता था, बट वो एक जनरल ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 46 पर। कल वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल गई होगी, उसमें आंसर्स भी मैंने मार्क कर दिया थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि पेपर है जल्दी। आज वाली भी मिल जाएगी कल सुबह तक। द प्रोसेसिंग ऑफ कॉग्निशन इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोर्ड नॉलेज। भाई आपके दिमाग में जो स्टोर्ड नॉलेज थी उसको आपने प्रोसेस किया संज्ञान का इस्तेमाल करके, ये क्या कहलाएगा? सेंसेस से जो आपने इंफॉर्मेशन ली थी उसको आपने प्रोसेस किया, मतलब ऑलरेडी स्टोर्ड थी इंफॉर्मेशन, उसको प्रोसेस किया है। तो ये टॉप डाउन है या बॉटम डाउन है? फटाफट से आंसर करो। सी और डी होगा, ए भी होगा नहीं। ठीक है, आंसर करो एक बार। जी श्वेता, बात बिहेवियर की है, बट आंसर वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। D+B में तो कुछ भी पूछ लेता है, उनके लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी ऑनलाइन एग्जाम्स जो है इनका पैटर्न बहुत सारों का सेम हो जाता है कई बार। टॉप डाउन मतलब बिल्कुल ठीक है, जितने भी लोग टॉप डाउन प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, टॉप डाउन प्रोसेसिंग, ठीक है। देखिए टॉप डाउन प्रोसेसिंग और बॉटम डाउन में डिफरेंस क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है। अगर आपसे कह दे कि आपके पास इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी आपके दिमाग में, आपने सेंसेस से इंफॉर्मेशन ली, परसेप्शन क्रिएट किया, और आप उस पर सोच रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को, तो ये कही जाएगी टॉप डाउन। टॉप से डाउन मतलब जो है आपके पास उसको आप प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बाहर से कोई स्टिमुलस देख करके, मान लो ये रिमोट देख करके आपके दिमाग में कुछ आए कि इसके बारे में सोचना है, ये क्या है या कैसे है, इससे आप बिल्ड करें इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो बाहर से इंफॉर्मेशन लेकर के जब करेंगे तो वो फिर बॉटम डाउन कहलाएगी, बॉटम अप कहलाएगी। बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहे हैं आप, जो बाहर स्टिमुलस से आपने सेंसेस से परसीव किया उससे अब आप सोच रहे हैं। लेकिन जो आपके पास ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको जब आप कॉग्निशन में यूज कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वो आपकी टॉप डाउन है। ठीक, तो ये ध्यान में रखेंगे हम। हाँ, हिंदी मीडियम बुक पर काम चलेगा, बस 1-2 दिन में थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाए। बिल्कुल अक्टूबर में होपफुली भगवान कर देखने को मिल जाए। एक बार आंसर करो। ये बाद की जो क्या कहते हैं अलग जो क्वेरीज हैं उनको आप मतलब बाद में पूछेगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। सी, ठीक है ना, टॉप डाउन और बॉटम अप। किसी को अगर अभी भी कंफ्यूजन हो तो एक बार और डिस्कस कर लेंगे। भाई इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी, आप सेंसेस हैं आपके 5, आप सेंसेस से चीजें सेंस करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। ओ एक सेकेंड, ओ गॉड, व्हाट द हेल।
होपफुली अभी चल पा रहा होगा। बैटरी, अरे कितनी चीज़ें हो जाती हैं, एक ना एक चीज़ भूल जाती हूँ कुछ ना कुछ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सेंसेस से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन उस सेंसेस के थ्रू फिर आप इंफॉर्मेशन जो ली उसको परसीव करते हैं, परसेप्शन क्रिएट करते हैं, और जब प्रोसेसिंग हो रही है तो वो टॉप डाउन है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड थी दिमाग में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब इसी के साथ। सी था इसका टॉप डाउन प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 47 पर बढ़ेंगे। बिल्कुल कोई भी देख सकता है जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास को प्रभावित ना करने वाला कारक नॉट पूछा है। देखिए सोशल डेवलपमेंट से भी एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, नॉट पूछा है, नॉट। ठीक, नॉट बताइए एक बार। इमिटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन यानी कि अनुकरण और पहचान, या फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, विकासवादी प्रभाव यानी इवोल्यूशनरी इंपैक्ट, या फिर स्कूल एक्सपीरियंसेस। आंसर कीजिए। सुपर टेट के लिए जो शाम में 9 बजे थियरीज चल रही हैं उनको देखिए आप। सी ऑप्शन होगा। ए क्यों होगा ए? इमिटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन मतलब आप किसी एक एक्टर या किसी भी एक फिलोसोफर को फॉलो करते हैं, आप देखते हैं, उससे आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या आप मान लीजिए मुझसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, किसी से भी। आइडेंटिफिकेशन इज के आप जुड़ पा रहे हैं उससे। आइडेंटिफाई भी वो भी इस लेवल का कि जैसे वो सोचता है, जैसे वो रहता है, जैसे वो बोलता है, जैसे वो पहनता है, आप उन सब चीजों को भी अपने अंदर ला रहे हैं। तो ये तो सोशलाइजेशन में आता है कि आप एक्वायर करते हैं स्किल्स को, समाज की वैल्यूज को, नॉर्म्स को, है ना। तो ये तो कहीं ना कहीं पार्ट है। मैं ये नहीं कहूंगी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन हाँ ये रोल प्ले करेगा आपके सामाजिकरण में। सामाजिकरण है क्या? आप समाज में रहते हैं और समाज के अनुसार जब आप कुछ स्किल्स सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं, नॉर्म्स सीखते हैं, ठीक है, तो वो सोशलाइजेशन है। इमिटेशन मतलब अनुकरण। हाँ ऑब्वियसली आप अपने मम्मी पापा को देखते हैं, अच्छा बड़े जब आते हैं नमस्ते की उन्होंने या कुछ भी ग्रीटिंग किया, ठीक है, तो कुछ भी जो वैल्यूज हैं तो आप इमिटेट करते हैं, अनुकरण करते हैं ना। बचपन में तो आप देखते होंगे बच्चों को, बच्चे साड़ी वाड़ी पहन के, छोटे छोटे बच्चे, मतलब कुछ उस तरह का जो भी चीजें वो देखते हैं आसपास उनको इमिटेट करते हैं, तो रोल प्ले करता है ये सोशलाइजेशन में। ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब सामाजिक आर्थिक स्थिति। भाई आपने देखा इतनी सारी क्लासेस हैं, लोअर मिडिल क्लास, फलाना ढिमकाना, हर किसी का एक अलग सोशल पैटर्न है, एक अलग अलग तरीका है सोशलाइजेशन का। रीसोशलाइज होते हैं लोग जब बॉलीवुड में चले जाते हैं तो एक नॉर्मल फैमिली से। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे एक अलग ही कल्चर है, वहां की सोसाइटी डिफरेंट है, वहां के नॉर्म्स डिफरेंट है, वहां का कल्चर डिफरेंट है। तो बी ऑप्शन तो फिर से हट जाएगा, क्योंकि ये तो पार्ट है, बिल्कुल फर्क पड़ेगा आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का। ठीक, फिर है इवोल्यूशनरी इंपैक्ट। इवोल्यूशनरी इंपैक्ट जो ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशंस, टाइम, बहुत सारी जेनरेशंस में जेनेटिकली जो चेंज आते हैं, क्योंकि जीन्स में चेंज एक दिन में नहीं आते हैं, ठीक है। तो जो इवोल्यूशन, आपने शायद वो डार्विन की थियरी का भी आपको पता होगा, या आपने देखा होगा पहले इंसान ऐसे झुक के चलता था, फिर वो थोड़ा खड़ा हुआ, फिर एकदम सीधा चलने लगा, ऐसा आपने एक पिक्चर काइंड ऑफ देखी होगी। या जो इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जिराफ के बारे में पढ़ा होगा, पहले उसकी गर्दन नहीं थी उतनी लंबी, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। तो ये जेनेटिकली ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशंस चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये सोशलाइजेशन का फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर डायरेक्टली देखें, स्कूल एक्सपीरियंसेस डायरेक्टली प्रभावित करते हैं बच्चे को, तो इसलिए आंसर जो है वो सी है, यानी कि इवोल्यूशनरी इंपैक्ट। देखिए मैं इसको डिस्कस इसलिए कर रही हूं थोड़ा ज्यादा आज, क्योंकि क्वेश्चंस बेशक कम है, लेकिन आपको ये टॉपिक समझने हैं, क्वेश्चन नहीं रटने, ठीक है। सी ऑप्शन, इवोल्यूशनरी इंपैक्ट, ठीक। स्कूल एक्सपीरियंस तो डायरेक्टली बच्चा जिस भी समाज में, सोसाइटी में, ग्रुप में रहेगा, वहां से तो सोशलाइजेशन बिल्कुल होगा, ठीक। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, आ स्टूडेंट ट्राइंग टू सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम टू गेट ए ग्रेड इन हिज असाइनमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इस तरह क्वेश्चन रिपीटेडली देखे गए हैं, और कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था, वो माँ का बच्चे के प्रति एक्शन जो है। तो एक बच्चा है जो ए ग्रेड लाना चाहता है किसी एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम में, मतलब फर्स्ट आना चाहता है, ये कह सकते हैं सिंपल तरीके से। तो उसके लिए वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो ये क्या है? नॉन वॉल्यूशनल अटेंशन है, मतलब गैर ऐच्छिक ध्यान है। फोकस्ड अटेंशन है, मतलब एक जगह पर ध्यान केंद्रित किया है उसने। इनवॉलेंट्री अटेंशन मतलब अनैच्छिक ध्यान है, या वॉल्यूशनल अटेंशन यानी कि ऐच्छिक ध्यान है। बताएं एक बार। कोई बात नहीं, कोमल शर्मा वेलकम है आपका, आज पहली बार आप कर पा रहे हैं अटेंड, सभी का वेलकम है वैसे तो। आंसर कीजिए एक बार फटाफट से।
वॉल्यूम कम है, क्या हो गया आज वॉल्यूम को? वॉल्यूम तो भाई कुछ नहीं हो सकता, अभी वॉल्यूम तो मेरी ही कम है आज। वॉल्यूशनल अटेंशन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मतलब कि बी ऑप्शन, बी नहीं है यहाँ पे, डी ऑप्शन होगा सही, बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन, यानी कि वॉल्यूशनल अटेंशन है। वॉल्यूशनल मतलब ऐच्छिक, वॉलेंटरीली, ठीक है, वॉल्यूशनल अटेंशन भाई ऐसी अटेंशन जो बच्चा जान के दे रहा है, पूरी इच्छा के साथ दे रहा है, वो वॉलेंटरीली दे रहा है, उस चीज को वो चाहता है करना, इसलिए, ठीक है। वॉल्यूशनल और नॉन वॉल्यूशनल अटेंशन पे ध्यान रखना। नॉन वॉल्यूशनल वो जो इंस्टिंक्टिव हो, मतलब जो जैसे इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं या चीजें होती हैं, जैसे आपका हार्ट बीट है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, या जो भी एकदम से हो जाए जो चीजें जो इंस्टिंक्टिव हो, ठीक है, वो नॉन वॉल्यूशनल है। जैसे माँ का बच्चे को रोते हुए सुनना, तुरंत से एक्शन आएगा, इसमें कुछ सोच समझ के नहीं कर रही है वो, ठीक है। तो इसी तरह से वॉल्यूशनल क्या है, जो आप सोच समझ के या एक डायरेक्शन में कर रहे हो फोकस होकर के, ठीक। तो ये टर्म है, डी ऑप्शन होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पर बढ़ेंगे। धन्यवाद गर्विता, नाइस नेम। क्वेश्चन नंबर 49 है, अनिल a 4-year-old looks at 2 jars meant to be filled with candies। भाई 4 साल का बच्चा है अनिल, वो 2 कैंडीज, 2 टॉफीज के जार हैं, 2 बर्तन हैं, आप जो भी बॉटल्स हैं, वो देखता है उनको। वन इज अ टॉल, एक लंबा जार है, थिन जार, एंड द अदर वन इज अ शॉर्ट, एक लंबा और पतला जार है और दूसरा शॉर्ट है, वाइड है लेकिन मतलब चौड़ा है, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज आर फिल्ड इन ईच ऑफ दीज जार्स। मान लीजिए अगर 4 टॉफी एक या 40 टॉफी एक जार में है तो दूसरी बॉटल में भी 40 ही हैं, ठीक। अनिल इन्फर्स दैट द टॉल थिन जार हैज मोर कैंडीज देन द शॉर्ट। भाई उसने क्या अनुमान लगाया, इन्फर किया कि जो बड़ा जार है ना, टॉल लंबे वाला, उसमें ज्यादा टॉफीज हैं छोटे की बजाय, जो चौड़ा है उसकी बजाय। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स हैज अनिल नॉट एक्वायर्ड एज पर प्याजे। प्याजे के अनुसार कौन सी चीज को एक्वायर नहीं किया है अनिल ने, एक बार आंसर करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ, थोड़ा सा समझते हुए। प्याजे को जरूर ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन जरूर पूछेगा। डी ऑप्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, बहुत बढ़िया, इसी बात पे दो नंबर मिलेंगे, बिल्कुल। डी ऑप्शन यानी कंजर्वेशन, संरक्षण का जो अभी एबिलिटी है वो बच्चे में आई नहीं है, ठीक है। वो होता है ना, मतलब उसको नंबर ज्यादा दिखते हैं, वो एक ही एस्पेक्ट देख पाता है, तो जो लंबा और पतला जार है उसको लग रहा है इसमें ज्यादा है, और जो चौड़ा है थोड़ा सा उसको लग रहा है इसमें कम है, हालांकि है दोनों में 40 टॉफीज ही, ठीक है। तो ये एक बात है, इसको कंजर्वेशन या संरक्षण कहते हैं, जब बच्चा नंबर, कॉन्सेप्ट, मास, एरिया, वॉल्यूम सब एक साथ ना देख पाए, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ 50 क्वेश्चन पर। 50th क्वेश्चन कहता है आपका, द फर्स्ट स्टेप इन द एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज थ्रू। तो 50th क्वेश्चन कह रहा है यहां पर, द फर्स्ट स्टेप इन द एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज थ्रू, मतलब किसी भाषा के अधिग्रहण में पहला कदम क्या होगा जब आप भाषा को एक्वायर करते हैं, जैसे आप अपनी मदर टंग को एक्वायर करते हैं। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं सीटेड वाले, कोई बुराई नहीं है। टेट के लिए चल रहा है सेशन अभी, आजकल एनवीएस पे थोड़ा सा फोकस है। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं सीटेड वाले, उनका तो फेवरेट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आता ही है, बिल्कुल ठीक है आंसर। लिसनिंग यानी कि सुनने से शुरुआत होती है, ठीक है, सुनना। कई लोग बहुत बार संडे वार्ता में क्वेश्चन पूछते हैं, हालांकि मैं बहुत बार ले पाती नहीं हूँ, बट हाँ मैंने देखा है ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि इंग्लिश कैसे बेहतर करें। तो सिंपल तरीका है, जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप भरेंगे नहीं, तब तक छलक नहीं सकते हैं ना। तो ये एक वन ऑफ द वेज है कि मतलब शुरुआत तो सुनने से ही होती है ना। आप बचपन से तो लिखना बोलना नहीं शुरू कर देते हैं जो सार्थक रूप में हो, स्क्रिबलिंग तो शुरू कर देता है बच्चा बोलने से पहले या पढ़ने से पहले, बट वो क्या है, वो सार्थक नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन से जिनका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए लिसनिंग से शुरुआत होती है। किसी भी भाषा को एक्वायर करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको सुनेंगे। बहुत सारे लोग मूवीज भी देखते हैं इस चक्कर में, जो इंग्लिश मूवीज है, अगर इंग्लिश को बेहतर करने की बात करें, न्यूज सुनते हैं, पेपर्स पढ़ते हैं, मतलब आपको
एटलीस्ट वो इम्बाइब होगी आप में, क्योंकि आप अपनी मदर टंग को कैसे सीखा है, सुन के ही। सबसे पहले तो आप सुनते ही थे अपने मम्मी पापा को या जो भी आपके आसपास लोग थे उनको सुनते थे बहुत टाइम तक, फिर वो आप धीरे धीरे प्रोड्यूस करने लगे, एक्वायर की आपने भाषा। तो लिसनिंग से शुरुआत होती है। LSRW 4 स्किल्स हैं और बिल्कुल इसको भी ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, LSRW आपने सुना भी होगा। लिसनिंग मतलब सुनना, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आ जाए तो 1 नंबर तो फ्री का ही है ये। स्पीकिंग यानी कि बोलना, पहले आप सुनेंगे फिर बोलना शुरू करेंगे। ठीक है, रीडिंग पर आएंगे, फिर पढ़ना, और फिर है आपका राइटिंग यानी कि लिखना। ठीक है, अब लिखना, अब यहां पर जो लिसनिंग और रीडिंग है, जो ये LR है, ये तो है आपके रिसेप्टिव स्किल्स, मतलब ग्रम्यात्मक कौशल, जहां पर आप रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को। लिसनिंग में भी और रीडिंग में भी, जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, तो आप रिसेप्टिव कौशल में ये 2 चीजें काउंट होती हैं। इनको पैसिव स्किल्स भी कह दिया जाता है। ठीक है, लेकिन एक्टिव या फिर कहें प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हैं, तो फिर आपकी स्पीकिंग जहां प्रोड्यूस करें कुछ, और राइटिंग जिसमें आप दोनों में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिव है ये स्किल्स। ठीक है, उत्पादन हो रहा है यहाँ भाषा का आपके द्वारा। ठीक, तो ये भी थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। और सबसे जटिल राइटिंग को माना जाता है, तो ये अगर इसके आसपास कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब आप डील कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 पर बढ़ेंगे इसी के साथ। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। भाई आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए जा रहे हैं, ये सभी के लिए हेल्पफुल है, ऐसा कुछ नहीं है कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम, बट हाँ NVS को हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, दुखी मत हो जाया करो। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर मेथड, मतलब कि लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि का कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल समझते हैं आप, उदाहरण। फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज इकोनॉमिकल एज इट कैन कवर लार्ज ऑडियंस इन लेस टाइम। भाई ये एक आर्थिक रूप से बहुत ही सुखद है, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस को आप एक साथ बैठ करके लेक्चर दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर है, इट प्रमोट्स सोशल कोहेशन अमॉन्ग द प्यूपिल्स, मतलब कि विद्यार्थियों के बीच सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाता है। या फिर इट इज यूजफुल फॉर स्टिमुलेटिंग फर्दर लर्निंग, आगे सीखने को प्रोत्साहन देगा। या फिर इट हैज द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अडेप्टिंग द लेक्चर अकॉर्डिंग टू टाइम एंड इक्विपमेंट अवेलेबल। भाई इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप लेक्चर को अपने उस तरह से अडेप्ट कर सकते हैं जैसी आपके पास सिचुएशन हो। अगर आज मेरे पास ये इमेज है तो इससे भी काम चल जाएगा। मान लीजिए अगर कोई सेशन पढ़ रहे हैं तो हम किसी सेशन में अगर नहीं भी है तो बुक से लिख देंगे उठा करके। तो लेक्चर मेथड क्या है, कम रिसोर्सेज में यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो लेक्चर मेथड के बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। ये पैसिव बनाता है आपकी लर्निंग को, रोट लर्निंग की तरफ भी लेके जाता है कहीं ना कहीं, और कहें तो इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, ये कह सकते हैं। चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं इसको, व्याख्यान विधि को। बहुत बढ़िया, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के आंसर दे रहे हैं आप लोग। पूछा है नॉट इज नॉट ऑफ द एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड, यानी कि इसका क्रिटिक क्या है ये कह सकते हैं हम। ठीक है, बी होगा आंसर, बिल्कुल बी होगा। ऐसा नहीं है कि कोई लेक्चर बिल्कुल आपके लिए आगे प्रोत्साहन ही नहीं देगा आगे सीखने को। ठीक है, इतना भी नेगेटिव नहीं करना है। अगर ऑप्शन सिर्फ यही हमारे पास नेगेटिव होता तब हम एक बार को सोच सकते थे इसके बारे में भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इट प्रमोट सोशल कोहेशन अमॉन्ग द पीपल्स। ऐसा नहीं है कि सोशलाइजेशन या कुछ ग्रुप या कोलैबोरेशन को कोई बहुत ज्यादा मौका नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन को हम सही मानेंगे, तो बी ऑप्शन इसलिए सही आंसर होगा इसका यहाँ पर 51 का बी। ठीक है, सी हो सकता था बट क्योंकि बी इज ऑलरेडी देयर तो हम बी की तरफ जाएंगे, बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 है, Which one of the following is not one of the advantages of TV or video presentation as a teaching method? भाई टीचिंग मेथड में आप टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन को यूज कर रहे हैं, उसका एक फायदा नहीं होगा, नॉट लिखा है।
फर्स्ट है मेनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड एक्सपर्ट्स आर ब्रॉट टू द क्लासरूम थ्रू वीडियो प्रेजेंटेशन। बहुत सारी जो पर्सनैलिटीज हैं, व्यक्तित्व हैं और एक्सपर्ट हैं, उनको आप टीवी और वीडियो के थ्रू एक जगह पर ला सकते हैं, बिल्कुल लेकर के आ सकते हैं। क्या दिक्कत है आपको? आप कहीं भी बैठे हो आज की डेट में, अगर आपके सामने यूट्यूब है तो आप बहुत ही घर के नुस्खे, एक दिन में गोरा कैसे होना है, इसको छोड़ करके आप चाहें तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स लोगों को देख सकते हैं और अपनी समझ को बेहतर कर सकते हैं। तो ये क्या बात है, एक तरह से सोशल मीडिया या टीवी या जो भी वीडियो प्रेजेंटेशन है, ये आपके सामने एक्सपर्ट्स को ला सकती है एक जगह पर बैठे हुए। ठीक बात है, बिल्कुल ओके, ये तो एडवांटेज है, तो ये तो हट गया, ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि नॉट पूछा है हमसे। फिर है दिस मेथड इज स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर अडल्ट लर्नर्स। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ अडल्ट्स के लिए ही बेहतर है ना, या जो भाई एडोलेसेंस वाले भी देख सकते हैं, चाइल्डहुड वाले भी देख सकते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, मूवीज भी दिखाई जाती होंगी आपको स्कूल में, मतलब थोड़ी एजुकेशनल मूवीज। इट प्रमोट्स अ सॉर्ट ऑफ नेटिविज्म अमॉन्ग द लर्नर्स। सहज रूप से सीख पाएंगे बच्चे, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इलस्ट्रेटेड लेक्चर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस कैन बी सप्लीमेंटेड बाय अदर टीचिंग एड्स सच एज स्लाइड्स, मॉडल्स, स्पेसिमेंस एटसेट्रा। जो इलस्ट्रेटेड लेक्चर्स हैं इनको आप डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे बाकी एड्स के थ्रू, स्लाइड दिखा करके टीवी पर, मॉडल्स या स्पेसिमेंस के थ्रू। ठीक है बात, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है, तो बी को हम सही आंसर मान लेंगे क्योंकि हमसे गलत ही पूछा था। तो जो क्वेश्चन पूछेगा हमें आंसर वैसे करना है, जैसी बॉल आएगी वैसा आप बैटिंग करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन। सामान्य बुद्धि लगानी है वहां पे, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, स्पेशल एबिलिटीज का यूज नहीं करना है, जो सीखा है उसको तरीके से यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग अमेरिका में इन्वेंट हुई थी 1954 में। टीम टीचिंग को क्या कहते हैं? हम कहते हैं को टीचिंग भी कह लेते हैं, कोलैबोरेटिव टीचिंग भी कह लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक या दो से अधिक टीचर्स एक साथ मिलकर किसी एक सब्जेक्ट पर काम करते हैं क्लासरूम में, तो इसका एडवांटेज नहीं है, नॉट। ठीक है, तो बताइए एक बार, ऑप्शन में थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, उसको आप चूज कीजिए इतने, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं कोमल, धन्यवाद नगमा। आंसर कीजिए एक बार। और जूम करना है क्या? देखो एक बार इसको, क्वेश्चन को देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन सिंपल आंसर है। भाई टीम टीचिंग से फायदा है, इसमें नुकसान क्या है कि अगर दो टीचर्स आकर के पढ़ा रहे हैं सेम सब्जेक्ट के, ऐसा थोड़ा ना कि घर वालों से पैसे ज्यादा लिए जाएंगे, तो पीपल्स के लिए इकोनॉमिक नहीं है ऐसा, या उसके बच्चे की आर्थिक स्थिति को ये अफेक्ट करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा 53 का। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 53 का हो जाएगा डी। टीम टीचिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक माइक्रो टीचिंग भी होती है, उससे मत मैच कर देना। माइक्रो टीचिंग को दिया था ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने, और ये जो टीम टीचिंग है इसमें किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं आता है, लेकिन ये यूएस में इसका जन्म हुआ था, ये कह सकते हैं 1954 में, जिसको टीम टीचिंग, इसको को टीचिंग, कोलैबोरेटिव टीचिंग, ग्रुप टीचिंग, कोलैबोरेटिव टीचिंग, टीम ग्रुप टीचिंग, ये सब कहा जाता है। क्यों? क्योंकि टीम वर्ड आ गया ना, दो या दो से, टू और मोर। ठीक है, दो या दो से अधिक जो एजुकेटर्स होंगे सेम सब्जेक्ट के लिए, वो साथ में आ सकते हैं, और उससे क्या होगा, उनका खुद का टीचिंग मेथड बेहतर होगा, क्योंकि हम अगर सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम कॉम्पीट करें सामने वाले टीचर से। ठीक है, उसके अंदर अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, वो अलग तरीके से चीजों को देखता है, वो अलग तरीके से एक्सप्लेन करेगा, थोड़ा कुछ बहुत सारे तरीके उसके अलग होंगे, मेथड्स अलग होंगे। तो हम साथ में मिलकर अगर दो लोग आएंगे तो क्या होगा उससे, या दो से ज्यादा लोग आएंगे तो एक दूसरे को इंप्रूव कर पाएंगे, मेथड्स बेहतर होंगे, इंटरेस्टिंग बन पाएगी क्लास, और ज्यादा ध्यान दे पाएंगे क्लास पर। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ये अपने आप में बेहतर है, लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि ह्यूमंस हैं तो जेलेसी आ जाती है, और भी बहुत तरह की चीजें आ जाती हैं, तो वहां पे भसड़ नहीं होगी, वहां पे केओस हो जाएगा फिर, तो वो उसका डिसएडवांटेज है। हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, ये सिंपल बात है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, टोली शिक्षण कह सकते हैं हिंदी में, हो सकता है ट्रांसलेशन में, भाई टाइम के चक्कर में मैं हिंदी का ट्रांसलेशन कई बार ध्यान नहीं दे पाती हूँ। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54
क्योंकि बच्चे टीनेजर्स हैं, टीजीटी और पीजीटी के लिए जा रहे हैं आप स्पेशली एनवीएस में, फ्रॉइड से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड्स थियरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, व्हाट इज कॉल्ड द एज ऑफ 3 to 6 ईयर्स? 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था है फ्रॉइड की मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में, उसका नाम क्या है ये पूछा है। तो हमने कुछ दिन पहले फ्रॉइड को किया था उनके साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को, जिसमें हमने एक ट्रिक सीखी थी या एक निमोनिक बनाया था, OAP, अमरपाल LG का टीवी लेके आई हो, ये वाला। ठीक, तो 5 स्टेजेस हैं इनकी। एक तो है ओरल, दूसरा है एनल, तीसरा है फेलिक जिसकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, फिर है आपका लेटेंट और फिर है जेनाइटल। ठीक है, तो रिवीजन हो गया होगा आप लोग का। इसको थोड़ा सा हटाऊंगी तभी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये 0 to 1, ये आपका 1 से 3 साल, ये 3 से 6, 2 तक भी खिंच जाती है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपकी 6 से 12 साल और ये आपकी टीन एज के बाद हमेशा चलती रहती है, 13 एंड अबव। ठीक है, तो ये जो थर्ड स्टेज है ये फैलिक स्टेज है, जहाँ सुपर ईगो भी आ जाती है बच्चे में। ठीक है, ये फैलिक स्टेज है। और अगर हम बात करें तो जो वो एक बार याद लाओ, ओडिपस और इलेक्ट्रा है वो भी यहीं डेवलप होता है। ओडिपस मतलब मेल चाइल्ड का फीमेल मतलब अपनी माँ की तरफ अट्रैक्शन, और जो फीमेल चाइल्ड है यानी बेटी है तो उसका पिता की तरफ अट्रैक्शन, ये कह सकते हैं, वो फैलिक स्टेज में ही होता है। तो ये सब चीजें जो आप ध्यान में रख सकते हैं। सिंपल है। हाँ, दिसंबर में पेपर है, मुझे भी बताया संध्या जी, धन्यवाद आपने मेरे को रिमाइंड कराया। और जल्दी मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ बट मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। हिंदी वाली बुक जल्दी ही निकालते हैं, लग जाएंगे अभी, ये महीना तो लग ही जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी यानी फैलिक स्टेज। लेटेंट होता है जब स्कूल एज होती है, जब बच्चे के अंदर की जो सेक्सुअल अर्जेस हैं वो छिप जाती हैं स्कूल के काम की वजह से। ओरल स्टेज, वो हर चीज को अपने माउथ में डाल करके प्लेजर सीक करेगा। जेनाइटल है एडोलेसेंस, जहां पे वो एक्चुअली एक्टिव है एक तरह से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 पर, बस 5 क्वेश्चन और रहते हैं। बहुत बढ़िया कोमल। क्वेश्चन नंबर 25 एक बार आप पढ़िए और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। बस कुछ 5 और 6 क्वेश्चन रहते हैं, फिर उसके बाद कुछ चीजें, कुछ टिप्स मेरी तरफ से आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड को डील करने के लिए। बिल्कुल, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थोड़ा सा लेट है सेशन बट जरूरी था इसको करना। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है प्रेजिंग अ टॉडलर्स स्किल्स। टॉडलर होता है 12 से 36 महीने का बच्चा, यानी कि कुछ 1 साल से 2 साल के 3 साल के बीच में। ठीक है, तो एक बार आंसर कीजिए, एक बार देखिए, मैं एक बार देखती हूँ ठीक से चल रहा है या नहीं। मिलेगी बुक भी जल्दी मिलेगी, टेंशन ना लो, परेशान मत हुआ करो। हाँ, आते हैं इधर, देखते हैं इसको एक बार। क्वेश्चन है प्रेजिंग आर टॉडलर्स स्किल्स व्हाइल बिल्डिंग ब्लॉक्स, काउंटिंग टुगेदर द कार्स ऑन द रोड, talking about a sibling's temper tantrum or a situation of classroom conflict between children and experiences in a classroom contribute to which of the following developments। एक बच्चा है, एक टॉडलर है, 3 साल से कम का होगा, 1 साल से 3 साल के बीच में। अब ये जो बच्चा है या उससे ऊपर 1 आध साल हो सकता है, ये जो बच्चा है ये ब्लॉक्स नहीं होते, छोटे छोटे बच्चे गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं, उसको बनाते हुए आप देख रहे हैं उसको सड़क के किनारे, वो काउंटिंग कर रहा है, गाड़ियां जितनी जा रही हैं उनकी, एक जो स्वभाव है उसके सिबलिंग का, वो स्कूल में क्या टेंट्रम करता है, वो सब के बारे में बात कर रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे क्लासरूम में हो जाते हैं, इन सब सिचुएशन के बारे में अगर डिस्कशन है या अनुभव के बारे में वो बात कर पा रहा है। ये जो उसकी स्किल्स हैं ये किससे जुड़ी हुई हैं? फाइन मोटर से, ग्रॉस मोटर से, लैंग्वेज से या कॉग्निटिव से? भाई ये बहुत ही खुशी की बात है जिन्होंने आंसर कॉग्निटिव दिया है, बहुत अच्छा आंसर था, क्योंकि ये अगर डायरेक्ट आप चले जाए ना कि सिर्फ फिजिकल एक्शन हो रहे हैं तो कई लोग सिर्फ ग्रॉस या फाइन में से एक पर अटक जाते हैं, लेकिन आंसर डी होगा क्योंकि सब में ना दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल कॉग्निटिव यानी संज्ञान, जिसमें आपकी थिंकिंग प्रोसेस स्किल्स और आपका रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आ जाती हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 पर। इन द क्लासरूम राइट ब्रेन थिंकर्स प्रेफर द फॉलोइंग। भाई कक्षा में जो राइट और लेफ्ट ब्रेन थिंकर्स होते हैं, कई लोगों का राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, कई का लेफ्ट ब्रेन
दायां और बायां। तो राइट ब्रेन थिंकर्स, दाएं मस्तिष्क वाले जो लोग हैं वो क्या प्रेफर करेंगे ज्यादा? फर्स्ट ऑप्शन है नोइंग फैक्ट्स रेदर देन एक्सपीरियंसेस, अनुभवों से ज्यादा फैक्ट्स को रट्टे लगाएंगे, तथ्यों के बारे में जानेंगे। या फिर बीइंग वेरी क्रिएटिव एंड इंट्यूटिव, बहुत रचनात्मक और सहज ज्ञानी होंगे। हैविंग रूल्स एंड सेटिंग्स, नियम और रूपरेखाएं होंगी ऐसे लोगों की। या रैशनैलिटी इंस्टेड ऑफ इंट्यूशन, इंट्यूशन की जगह वो रैशनल या फिर लॉजिक तर्क लगा देंगे हर जगह पर। बताएं एक बार। बुक अमेजोन से मिल जाएगी, ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगी, बहुत सारी जगह अवेलेबल है, आगरा, दिल्ली और भी बहुत सारी जगह। पब्लिशर वाज सेइंग कि जम्मू तक पहुंचेगी, राजस्थान। 56 का बी। बिल्कुल ठीक है, जितने भी लोग आंसर बी कर रहे हैं, एक दिन हमने एक सेशन में डिस्कस भी किया था भाई, जो राइट और लेफ्ट ब्रेन होता है, ठीक है, जो राइट ब्रेन है, एक मिनट रुकिएगा, ये है आपका राइट ब्रेन, मतलब दायां मस्तिष्क, ठीक है। और ये है आपका लेफ्ट ब्रेन, देख पा रहे होंगे आप लोग, हाँ, लेफ्ट ब्रेन, ठीक है, बायां जिसको कह देते हैं हम हिंदी में। जिनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा, लेफ्ट ब्रेन में आपकी लैंग्वेज यानी भाषा, तर्क यानी रीजनिंग, ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स जो मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह में काम आती हैं, ये सब होंगी, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें राइट ब्रेन की, तो यहाँ क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी ऐसे लोगों में जो राइट ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्रिएटिव होंगे, इंट्यूटिव होंगे, इंट्यूशंस पर काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्रिएटिव साइड है आपका अगर राइट ब्रेन ज़्यादा काम करता है तो। लेफ्ट, और ये इमोशनल भी पाए जाएंगे जो राइट ब्रेन वाले लोग हैं, मुझे लग रहा है मैं दोनों ही काम करते हैं, इमोशनल भी पाए जाएंगे। और ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर भाषा पूछ ले, तर्क पूछ ले, तो लेफ्ट ब्रेन में। और अगर इंट्यूशन या इन सब की बात करें, क्रिएटिविटी की, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बीइंग वेरी क्रिएटिव एंड इंट्यूटिव, तो इसलिए आंसर क्या होगा? बी होगा, ए नहीं होगा। फैक्ट की बात होती है आपके लेफ्ट ब्रेन में, ना कि राइट में, ठीक है। तो इसलिए बी आंसर होगा यहाँ पर 56 का। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 57 पर। आएगी हिंदी की बुक भी आएगी, शांति रखो थोड़ा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट ब्रेन में लीनियर, बिल्कुल एक तरह की सोच होगी, लॉजिकल होगी, सीक्वेंस में चलेगा ऐसा बंदा, एनालिटिकल और ऑब्जेक्टिविटी होगी। यहाँ क्रिएटिविटी, इमोशनल, इंट्यूटिव, सब्जेक्टिवनेस होगी, अलग अलग चीजों पर एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर भी कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, इसमें कुछ कुछ नई चीजें जानेंगे। According to the educational policy of 1986, research for development in the field of education will be focused on। भाई 1986 की जो राजीव गांधी के टाइम पर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी, इसमें रिसर्च फॉर डेवलपमेंट किस चीज पर फोकस किया गया? डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल फॉर स्कूल एजुकेशन, नया मटेरियल आए स्कूल एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिसोर्सेज फॉर हायर एजुकेशन, या डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज। बताएं एक बार। नहीं, दोनों का काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट और लेफ्ट में से एक ही ब्रेन चलता होगा, दोनों यूजफुल हो सकते हैं। आंसर कीजिए एक बार। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 क्या ठीक होगा? सी, यानी डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिसोर्सेज फॉर हायर एजुकेशन, बिल्कुल ठीक है, जितने भी लोगों ने सी की बात की है। देखिए रिसर्च पर ज्यादा ध्यान दिया गया है इसमें, तो सी ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिसोर्सेज फॉर हायर एजुकेशन, यानी उच्चतर शिक्षा के लिए संसाधनों का विकास, ठीक है। आज तो भयंकर वीकनेस है। 57 ऑप्शन क्या है यहाँ पर? डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिसोर्सेज फॉर हायर एजुकेशन, नए रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो हायर एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीजें और जान लेनी चाहिए आपको। एक आपने सुना होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और सबसे पहले तो ये बता दो, आप एनवीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं अगर, तो एनवीएस की स्थापना कब हुई थी?
फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे किसने की थी और किस बोर्ड के अंदर आता है और क्यों की गई थी। एक बार जवाब दे दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। एनपीई पर भी बनेगी नेहा जी, बिल्कुल बनाएंगे वीडियो। जो एनपीई है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, एनसीएफ पर बनी हुई है, आरटीई पर बनी हुई है, और भी कुछ कुछ पॉलिसीज हैं। बट एक बार थियरीज जिस सीक्वेंस में चल रही हैं, आप टेंशन मत लो। जो भी जहां पे भी, चाहे कोई ऑफलाइन कोचिंग हो, ऑनलाइन कोई पेड देता हो, कुछ भी हो, जो 9 बजे वाला सेशन है वहां आपको एक एक चीज करा दी जाएगी। बस उनकी अभी गारंटी नहीं है जो NIOS वाला मटेरियल है, इग्नू वाला मटेरियल है, क्योंकि उतना समय अभी शायद मेरे पास नहीं हो पाएगा कि वो वाला भी मैं करा पाऊँ यहीं, और वो है भी बहुत वाइड। ठीक, अदरवाइज जो नॉर्मल जिस तरह से पेपर आता है उस तरह से आएगा तो आपका पेपर नहीं रुकेगा बी पार्ट वाला, चाहे आप DEET+B की बात करें या कोई और। देखिए हम बात कर रहे थे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, ठीक है, और कई लोगों ने आंसर दिया है यहाँ पर या नहीं कि क्यों हुई थी स्थापना एनवीएस और कब हुआ था स्थापित। एक बार आंसर कीजिए। बुक मिल जाएगी CTET एंड STET चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विद प्रीवियस ईयर पेपर्स बाय हिमांशी सिंह। ऐसी शक्ल होगी इसकी, आप सर्च करेंगे एक बार ऑनलाइन अमेजोन पर तो दिख जाएगी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया था, और ये बेसिक फैसिलिटीज जो हैं स्कूल में वो मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, उसकी बात करता है। ठीक है, बेसिक जो बिल्कुल बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, जैसे आपका बेंचेस हो गई, जैसे आपकी जो बेसिक एमिनिटीज हैं, टॉयलेट जैसी चीजें, ये सब बेसिक फैसिलिटीज हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था 1987 में प्राइमरी क्लासेस में बेसिक एमिनिटीज की बात करने के लिए। 75 में नहीं आया था, 87 में आया था ये, ठीक है, बिल्कुल। देखिए अगर हम बात करें इसकी एनवीएस स्कूल्स की, तो ये 1985 में एस्टेब्लिश हुए थे, राजीव गांधी जी ने किए थे, और क्योंकि उस टाइम पे पीएम थे। 84 में असैसिनेशन हो गया था इंदिरा गांधी का। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिल्कुल गिफ्टेड बच्चे जो है ना, रूरल एरियाज में बेहतर एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, गिफ्टेड जो बच्चे हैं रूरल एरियाज में जिनका कम आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो इनमें 6th से एक एग्जाम होता है, मैंने भी दिया था, हो भी गया था, भेजा नहीं किसी ने तो गिफ्टेड, ठीक है, तो ये गिफ्टेड बच्चों के लिए होता है, ये कह सकते हैं हम। कम रिसोर्सेज में ज़्यादा बेहतर एजुकेशन रूरल एरियाज में पहुंचाई जा सके। 600 या 627 के आसपास इनकी पूरा ब्रांचेस आई थिंक हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है, बिल्कुल CBSE बोर्ड के अंदर आता है। हाँ बिल्कुल, जूनियर के लिए बढ़ाया था 93 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बिल्कुल ठीक बात है प्रिया। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुरुआत हुई थी 1987 से, फिर 92 और 3 में उसको एक्सटेंड किया गया। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 है जो कहता है एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंशिएंट एजुकेशनल सिस्टम वॉज प्राचीन शैक्षिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। वो प्राचीन मतलब पुराने टाइम पर, एंशिएंट समय में जो एजुकेशन सिस्टम था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। फर्स्ट ऑप्शन है टू फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल, यानी लोगों को एक विशेष वर्ग के सीखने के लिए सुविधाएं दी जाएं, या फिर टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट एंशिएंट इंडियन कल्चर, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है उसको सुरक्षित करके रखा जाए, संरक्षित किया जाए और आगे संचारित किया जाए, या फिर टू फैसिलिटेट लर्निंग थ्रू मेडिटेशन एंड योगा, मतलब ध्यान और योग के माध्यम से सीखने की सुविधा के लिए, या फिर टू प्रिजर्व वेदास फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स, मतलब वेदास जो हमारे वेद हैं उनको बाहर के आक्रमणकारियों से बचाने के लिए। बताएं एक बार। एनवीएस के क्वेश्चन का आंसर 1985, 1985। भी मिल सकता है कई जगह पर, वो कोई बहुत बड़े टेंशन वाली बात नहीं है। लेट्स लर्न की स्थापना कब हुई थी? ऐसे 4 अक्टूबर 2016। होपफुली कुछ बेहतर काम कर पाएंगे हम जीवन में। लेट्स लर्न पर बी ऑप्शन, यानी टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट इंडियन कल्चर। भाई जो पुराने समय में जो हमारी भारतीय संस्कृति थी उसको प्रिजर्व करके रख पाए और आगे हमारी जनरेशन जो है हम उन तक पहुंचा पाए, तो बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। अकॉर्डिंग टू NCERT आर्ट इन प्राइमरी स्कूल इज एन क्या, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी स्थापना हुई थी 1963 में, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बुक्स और एजुकेशन में रिसर्च को लेकर के NCERT काम करता है।
आर्ट क्यों फोकस करना प्राथमिक स्कूल्स में, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? आर्ट एक को करिकुलर एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, करिकुलर एरिया है या को स्कोलास्टिक एरिया है? एक बार बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हिंदी में बुक होपफुली नेक्स्ट मंथ तक आ जाए, कोशिश तो पूरी रहेगी। एक बार आंसर कीजिए, और कुछ क्वेश्चन बचे हैं उनको भी खत्म, एक क्वेश्चन और बचा है इसके बाद। ए को स्कोलास्टिक, डी ऑप्शन को स्कोलास्टिक एरिया में मानेंगे इसको। देखो यहाँ पे ना, जैसे आप सीसीई भी समझते हैं, सीसीई पे एक वीडियो बनाई हुई है, देख लेना, शायद काम आ जाए, ठीक है। तो ये इन्होंने वर्ड यूज किए हैं, ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब है ना, सीसीई में एक तो कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव में दो टर्म आ जाते हैं, एक है आपका स्कोलास्टिक एरिया और दूसरा है को स्कोलास्टिक, ठीक है। ये शैक्षिक और ये सह शैक्षिक कह सकते हैं। स्कोलास्टिक में जितनी भी स्कूल या किताबी आपकी एक्टिविटीज हैं, वो मतलब स्कूल तो कहना गलत होगा, ये भी स्कूल में ही है दूसरा, लेकिन किताबी एक्टिविटीज कह सकते हैं। और को स्कोलास्टिक में जितनी भी अदर देन बुक्स वाली जो सिचुएशन है, चाहे वो आपका आर्ट हो, म्यूजिक हो, गेम्स हो, ये सब आपके को स्कोलास्टिक या को करिकुलर जिसको कह देते हैं, बट जो टर्म है यूज हुआ है वो स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक यूज हुआ है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसलिए सही होगा यहाँ पर, डी फॉर डॉग वाला। क्वेश्चन नंबर 60 है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। बताएं एक बार, लो और बड़ा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, फिर डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए टर्म पे जाएंगे, बात करिकुलर गलत नहीं है, लेकिन जो टर्म चलेगा जिस चीज के लिए उसको वही कहेंगे। आंसर कीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, हिंदी में ये प्रॉब्लम है, थोड़ा जल्दी में किया है। आंसर कीजिए, कई लोग ए बी बड़े मिक्स्ड आंसर हैं, इसमें कहाँ दिक्कत आई? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। नहीं, सिर्फ कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है और सिर्फ इंफॉर्मेशन कैसे हो सकता है? ICT बिल्कुल ठीक है प्रियंका, ठीक है। जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत तेजी से आंसर जा रहे हैं आप लोग के, ठीक है। अभी बीएड वाले थोड़ा सा शांति रखें। क्या किसी ने सुपर चैट किया था? खुशबू तनेजा जी, आप थोड़ा सा रुकिए, शायद जल्दी कुछ या तो नोटिफिकेशन आए, क्योंकि अभी DSP ने अपने एक नोटिस अलग से नहीं निकाला है बीएड वालों के लिए। पता नहीं ये लोग जान के करते हैं, क्या प्रॉब्लम है इनकी। तो एक बार जब वेट ही कर सकते हैं, जब तक वो कह नहीं देगा बोर्ड, तब तक हम फॉर्म फिल तो कर नहीं सकते। तो वो वाली बात है एक। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल रिचा, सही लिखा है आपने। जो आंसर होगा वो ए होगा, नो डाउट, 110%, ठीक है। ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। टैग लिख लेते हैं, ठीक। इंफॉर्मेशन देखो लिखा यहाँ पे ये है कि जो यूज है टेक्नोलॉजी का, जिससे आपकी लर्निंग एनहेंस हो सके, अधिगम एनहेंस हो सके, एजुकेशन में प्रयोग टेक्नोलॉजी का। पहली बात तो ये आता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, उसमें भी एक ब्रांच है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वहां ये फिट होता है, ठीक। अगर बात यहां पर सिर्फ IT सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की होती, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ, अगर आप डेफिनेशन भी चेक करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये IT एक पूरा डिपार्टमेंट बना जो कंप्यूटर से रिलेटेड था, एक अलग ही प्रोफेशन है। लेकिन आप एजुकेशन की बात करेंगे तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना पड़ेगा। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा, ना सी है ना डी है, और बी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बात हुई, बिल्कुल ठीक है मेघा। ये आया हुआ क्वेश्चन नेट में या कहीं तो आया हुआ है। तो ये था आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगा आप लोग इस समय कुछ 11 बजे 831 लोग हैं लाइव।
बिल्कुल। अच्छा, कल कोशिश मेरी ऐसी रहेगी कि थोड़ा सा अगर टाइम मिला तो कोई टॉपिक CDP का भी कर लें दिन में, नहीं तो फिर शाम में एक मैराथन सेशन कर लें इंग्लिश का। ऐसे क्वेश्चंस जो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में या कहीं भी जाते हैं, जो बार बार रिपीटेडली, जो वोकैब वाला सेक्शन है ना, उसको थोड़ा सा डील कर लें, जो काफी बार रिपीटेडली पूछी जाती है, चाहे वो एंटोनिम हो, सिनोनिम हो। एंटोनिम सिनोनिम का ही रखते हैं, फिर इडियम फ्रेज किसी और दिन रख लेंगे, ठीक है। होपफुली, मैं मतलब ऐसा वादा नहीं कर रही हूँ, बट मेरी कोशिश पूरी रहेगी, क्योंकि जो NVS वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा मेल और कॉमेंट उनके आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सभी के लिए कॉमन होगा, D+B KVS, इवन यूपीटेट एक आध नंबर का आता है, ग्रामर जो है एक नहीं, यूपीटेट में तो ज्यादा का आता है, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं। अच्छा, कुछ हम टिप्स की बात कर रहे थे। हाँ, एक सेशन हुआ है, देखिए यहाँ पे आप बस 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे। एक तो जो भी क्वेश्चन आपने, ये वाले जो PDF है कल के और आज के क्वेश्चंस की, इनको जरूर देख के चले जाना आप। कुछ 60 क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं है, मैंने आंसर मार्क करके दिया हुआ है। इसके अलावा आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, और थोड़ा सा दिमाग, मतलब एकदम डायरेक्टली जो मन करे आंसर करने का, उस पर थोड़ा सा धैर्य रख के तब सोचना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जेंडर जैसे इश्यूज, आपकी ये पॉलिसीज का 1-2 क्वेश्चन, इसके अलावा जो हम लर्निंग का क्वेश्चन, प्याजे से क्वेश्चन, एक सिंपल, कई जगह पे तो क्या होगा, जैसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया, मैट्रियार्कल और पैट्रियार्कल क्या है, या जैसे ये एंशिएंट एजुकेशन का पूछ लिया। कई जगह पे तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम आएगी, तो बहुत ज़्यादा इसको टेंशन नहीं लेनी। 20 नंबर में से 15 तक आराम से स्कोर किया जा सकता है, और स्कोरिंग भी है, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड में तो आप एटलीस्ट ला ही सकते हैं, क्योंकि आपने CTET में भी जो भी थ्योरीज की हैं वो काम ही आएंगी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने में। अब बस इतनी सी बात थी। हाँ, कल शाम में होगा सेशन 9 बजे, या तो CDP होगा या तो फिर इंग्लिश का मैराथन हो सकता है, मतलब काइंड ऑफ ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे इंग्लिश के, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए इतना ही करेंगे, बाकी के अगर आप चाहें तो बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेट्स लर्न, बिल्कुल नोट्स एक जगह पर लाने पड़ेंगे, वो ऐप में डाले थे बट ऐप क्रैश कर गई है आजकल। क्रैश क्या, उसका अलग ही सीन है। ये डिसलाइक वाले मानसिक रोगी कौन है? नहीं, कोई नहीं उमेर, ऐसे सबको अपनी बात और सबको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का अधिकार है। जब इतने सारे लोग होते हैं तो सबकी सोच समझ, मुझे तो लगता है कई लोग तो बिना सोचे समझे ही करते हैं, वो जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं होता है, तो हम छोटी मोटी चीज़ों को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। खैर कोई बात नहीं। हाँ, धन्यवाद जी। बिल्कुल, आर्मी की प्रिपरेशन है सच, अगर कुछ कॉमन टॉपिक्स होंगे तो वो तो चल ही रही है, एक बार आपको देखना पड़ेगा सिलेबस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, धन्यवाद युक्ता। बिहार और जितने भी असम और त्रिपुरा, इन सब के लिए एक और, मतलब नेक्स्ट सैटरडे या संडे में, संडे नहीं यार, संडे पूरा चला जाता है, सैटरडे करेंगे। सैटरडे को कोशिश करेंगे एक CDP का एक मैराथन सेशन रख लें, 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, जिससे सभी का रिवीजन हो जाए। वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सारे सेम टॉपिक है, मैंने देखा असम टेट में, त्रिपुरा में, इवन जो UP टेट आ रहा है, या उसके अलावा CTET है, तो वो एक बड़ा सेशन हो जाया करेगा सैटरडे को 100 क्वेश्चन का, है ना। ऐप अभी वर्क नहीं कर रही है, ऐप को आगे देखेंगे कभी। वो अपने आप में एक बनाई तो बहुत अच्छे तरीके से और आप लोग की हेल्प के लिए ही थी, बट उसके अपने कुछ इश्यूज हैं, अभी उसको कंटिन्यू किया नहीं जा सकता। थैंक यू सत्येंद्र जी, आप लोग की जो प्रेयर्स हैं और पॉजिटिविटी है वो थोड़ा सा इंस्पायर करती है और खुशी मिलती है उस चीज़ से। धन्यवाद आप सभी का, आज का सेशन अच्छा लगा। थैंक यू दीक्षा। और कोई भी आपका सवाल हो, सुझाव हो, आपके विचार हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई कर पाऊँ, हालांकि बहुत सारे नहीं कर पाती हूँ। मेरा टेक्स्ट पढ़ लिया दीक्षा आपका। थैंक यू सिंपी। बिल्कुल, अगर टाइम टेबल कल के लिए होता है तो फिर मैं डालूंगी उधर। आपकी तैयारी मैम, नहीं APS की तैयारी, अच्छा नहीं अभी तो कुछ नहीं कह सकते आर्मी पब्लिक के लिए। मेरी तैयारी तो पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है, समय मिले तब तो कुछ हो। बिल्कुल अभिषेक, ये मुझे खुशी मिलती है इस चीज़ से। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आज संडे वार्ता हुई नहीं, 2 हफ्ते से नहीं हुई है, नेक्स्ट वीक करेंगे पक्का, है ना। हाँ, इंस्टा पर हिमांशी सिंह ऑफिशियल के नाम से है। धन्यवाद आप सभी को भी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चलिए कल मिलते हैं, बहुत अच्छा लगा आज डिस्कशन करके। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक ना किया हो तो। थैंक यू।